You landed in the काफी ट्रबल में जब आपने अपने डिफेंस में बात की थी, लोग पीछे पड़ गए थे, यहाँ तक आशा जी भी नाराज हो गई थी, क्या हुआ? जैसे ही I announced that I'm turning actor, मेरे लिए मेरे माइंड में ये था कि एज एन आर्टिस्ट मैं जीरो से शुरू कर रहा हूँ। तो अगेन मैं वहां पहुंच चुका हूं जहां मेरी क्रिएटिविटी एब्सोल्युटली एक न्यू कमर की है। उस लेवल पे जो अपनी मंजिल को पहुंचनी चाहिए थी फिल्म में, वो नहीं पहुंची, बिकॉज वो पहुंच सकती थी, एंड दैट वाज समवेयर बिकॉज तीन फिल्म। बेचैनियों का फासलों का सिलसिला है, दर्द जिगर का ये सबब हमको मिला है। रेडियो नशा। अच्छा, एक इंटरव्यू याद दिलाना चाहूंगा। रूबी भाटिया के साथ आपका एक इंटरव्यू हुआ था। और उस इंटरव्यू में आपको पूछा गया था कि हिमेश, म्यूजिक डायरेक्टर में आप इतना छा गए, हर जगह सुपर हिट गाने दे रहे, क्या आप गाने गाएंगे भी? और आपने कहा था मैं नहीं गाऊंगा। कमाल की बात है, ये आपको याद है और मुझे याद नहीं है, बट उस वक्त ऑनेस्टली मैंने अगर ये बात उनको नहीं बताई होगी तो, क्योंकि उसके अगले साल ही आप ये आशिक बनाया। I'll tell you. So देखिए, मैं लॉन्च लेने वाला था अब्बास मुस्तान साहब की फिल्म से, ओके, आशिकी से। तो मैंने ये सोचा था, लाइक जैसे मैंने लॉट्स बनाए, जैसे मुझे लगा कि सीरियल्स ऐसी आती हैं तो आई शुड मेक लार्जर देन लाइफ सीरियल्स। सिंगिंग के लिए आई वॉज वेरी क्लियर। आई थिंक गुड्डू धनोवा जी को भी याद नहीं होगा, उन्होंने कहा था पता है तू सिंगर कंपोजर से भी बेटर है। तो सिटिंग में मैंने रिएक्ट ही नहीं किया था, क्योंकि आई वॉज वेरी क्लियर दैट आई वांट टू बी अ सिंगर, बट एट अ टाइम व्हेन द कन्वेंशनल म्यूजिक का फेज पीक कर चुका है, which happened in 2005. So it is, if you go back, अगर आशिक बनाया तेरे नाम के साल में आता तो अकॉर्डिंग टू मी उतना नहीं चलता, बिकॉज तेरे नाम के वक्त मैं निकम्मा किया, मोहब्बत है मिर्ची, एंड यू नो ऑल दोस क्लब ट्रैक्स चल रहे हैं, सब लोग रीमिक्सेस बना रहे हैं, एंड इट वाज जस्ट गोइंग अगेंस्ट द टाइम विद तेरे नाम का इंडियन तबला ढोलक, कन्वेंशनल रोमांस, मेलोडी, पेन और हर प्यार करने वाले का एहसास जो जुड़ा हुआ था, वो म्यूजिक आता है। तेरे नाम में जब वो चलता रहा 2 साल तक, वो म्यूजिक चला, वो पीक कर चुका था विद क्यू की, एंड दैट टाइम आई वाज वेरी क्लियर कि मुझे ब्रेक 2005 में ही लेना है, बिकॉज ये हाई पिच वॉइस को बिल्कुल कंटेम्प्रेरी रिदम के साथ, एब्सोल्युटली एनर्जी वाली बीट्स के साथ जब ये आएगा तो इट नीड्स एन एरा which complements with the music, which I was very sure of. तो जब ये रूबी भाटिया जी का जो इंटरव्यू हुआ, I knew that I would definitely get into singing, but अगर मैं तब बोल देता तो my producer directors were always telling me to sing, क्योंकि सिटिंग में जब वो सुनते थे, बट मेरे लिए ये था कि my voice needs to come at a time where वो हजम होने का जो, बिकॉज इट वॉज टू डिफरेंट, तो वो टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एंड बीइंग समवन हु इज कनेक्टेड टू द फिल्म इंडस्ट्री अंडरस्टैंड्स दैट। आई न्यू दैट। जैसे मैं अगेन ये बात बहुत सारे अपकमिंग म्यूजिक स्टार्स के लिए कहना चाहूँगा कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए भी होगी। जब एक चीज़ होगी जो उस दौर में करेक्ट नहीं है, इसीलिए आपके पास वो लॉट्स होने चाहिए कि इस दौर में इस वक्त क्या कनेक्ट कर सकता है, और ये गाना 2 साल बाद आना चाहिए। लाइक प्रेम रतन's music also comes at a time when it is absolutely different from what is going on. Same way was तेरे नाम and same was आशिक। So जब मैंने रूबी भाटिया को ये कहा कि मैं नहीं करूँगा, मेरे माइंड में डेफिनेटली था करूँगा, लेकिन मैंने ये नहीं जानता था कि वो अगले साल होगा या उसके नेक्स्ट ईयर पे होगा। एंड आशिक इंसिडेंटली पहले हो गई, बहुत फास्ट बनी, एंड with Aditya Dutt and all that, it was a small film, and I always wanted कि अगर मैं बड़ी फिल्मों में बहुत हिट म्यूजिक दे चुका हूँ तो सबसे जो छोटी फिल्म होगी
उसमें भी उतना ही ग्रेट म्यूजिक होगा, बिकॉज यूजुअली यू नो मेकर्स टेंड कि ये छोटी फिल्म है, तो इसमें अगर मैं इतना अच्छा भी दूंगा तो लोग माफ कर देंगे। मेरे लिए ऑलवेज ये था कि सबसे छोटी फिल्म में भी और बड़ा म्यूजिक हो तो आपकी पहचान ज़्यादा बनती है, एंड दैट इज व्हाट आई डिड, एंड उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिली। आई फील यू नो ये एनिमल जब रिलीज हुई थी तब मैंने ये कहा था कि शॉक वैल्यू जो होता है लोगों को लगता है शायद वो सेम चीज हुआ था आशिक बनाया आपने में, people did not expect, और वो hit you so much कि धीरे-धीरे you started falling in love with that track and the song and the voice। आपने कहा कि वो पहले रिकॉर्ड नहीं किया था आपने, पहले कोई और फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया। I was supposed to, अब्बास मुस्तान साहब always मुझे कहते थे कि आपको गाना चाहिए, so I was supposed to do आशिकी में तेरी for अब्बास मुस्तान साहब, but I was delaying it in terms of the timing, क्योंकि मेरे लिए टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। आज कुछ गाने ऐसे हैं जो मेरे पास होंगे, कुछ स्क्रिप्ट्स, कोई फिल्में, हर चीज़ का एक टाइम है। अगर वो चीज़ आज आप, कुछ लोगों का ये बिलीफ होता है कि नहीं एक अच्छी चीज़ है वो कोई भी टाइम पे आती है चलती है, मेरी ये नहीं है। मुझे लग रहा है कि आज अगर ये जोन चल रहा है, उस जोन में जब आपको डिफरेंट करते हो, बट आज अगर मेरे पास वही जोन का कोई बहुत ही ग्रेट चीज़ होगी तो वो शायद यू नो इट विल गेट लॉस्ट। तो उस जोन में जो चल रहा है उससे बिल्कुल अलग और टॉप ऑफ द लाइन अगर कोई प्रोडक्ट है तो बहुत ज़्यादा वर्क करेगा, बिकॉज अगेंस्ट द टाइड ऑलवेज वर्क करता है। सो हाँ, क्योंकि मेरा कुछ एक दो फिल्मों का म्यूजिक ऐसा है, एक फिल्म है जूली जो मैंने की थी, बहुत ही छोटी सी फिल्म थी। हाँ राइट, एंड इट वाज अ वेरी स्मॉल फिल्म, उसका म्यूजिक बहुत अच्छा था, बट इट वाज इन दैट जोन जहाँ पर वही टाइप का म्यूजिक आ रहा था, तो वो आज लॉस्ट है। सो ऐसा कभी कभी होता है कि, बट दिस इज यू नो, मैं काफ़ी उस चीज़ों में इवेल्युएट करता हूँ, थिंक करता हूँ। आई ऑलवेज से दैट आई एम एन आर्टिस्ट, बट आई ऑल्सो डेफिनेटली थिंक लाइक अ बिजनेसमैन, which is sometimes so it is right, wrong, I don't know, kitni baar it is not right to think so much and plan and evaluate कि नहीं ये गाना अब आना चाहिए, तब आना चाहिए, but that has worked for me, and so I feel कि इसमें जब तक आप किसी को नुकसान नहीं दे रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहे हो, then you should time your you know with the content which is going on। तो अब ये गाना आना चाहिए, कौन सा वाला? आशिक बनाया, आशिक बनाया तो अभी बेचैनियों का फासलों का सिलसिला है, दर्द जिगर का ये सबब हमको मिला है। तेरे बिन रात कटती नहीं है, तेरे बिन प्यास मिटती नहीं है, तेरे बिन दूरी घटती नहीं है, तेरे बिन ओ आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया अपने, दे दे दिल रेडियो नशा पे है, कसम है मेरी आशिकी में तेरी, जा जा जाएगी जा मेरी, ओ आशिकी में तेरी, जा जा जाएगी जा मेरी। थैंक यू। आज ये सब गानों की बात हो रही है, सब तारीफ कर रहे हैं, ओ हिमेश रेशमिया स्टाइल, दिस दैट, ये वो। आपने नेजल वॉइस की जो बात की थी, जब ये गाना आया था तो जो थे क्रिटिक्स जो उस टाइम के बैठे थे कि अच्छा ये सक्सेसफुल हो रहा है, तो नीचे लाते हैं, तो ये जो टिप्पणियां जो दी गई थी आपको, एंड यू डिफेंडेड योरसेल्फ बाय सेइंग कि मैं नेजल नहीं हूं, मैं हाई पिच में गा रहा हूं, नेजल वेयर, एंड कुछ लोगों ने लिखा भी था कि ऑफ कोर्स केएल साइकिल साहब बहुत नहीं, यहां तक किशोर कुमार साहब भी इनिशियली कुछ जो होते थे केएल साइकिल की स्टाइल में गाते थे, मुकेश जी गाते थे। You landed in the you know काफी ट्रबल में, जब आपने अपने डिफेंस में बात की थी, लोग पीछे पड़ गए थे, यहाँ तक आशा जी भी नाराज हो गई थी, क्या हुआ था? नहीं, आशा जी वाला इंसिडेंट तो वो जस्टिफाइड थी कि इसलिए मैंने उनको सॉरी भी कहा था, बट आशा जी वाला इंसिडेंट हुआ क्या था कि वी वर परफॉर्मिंग लाइव शोज एंड सक्सेस एंड एवरीबॉडी वाज लविंग द सॉन्ग्स, बट
कुछ लोगों का वो पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि ये नेजल है। अब आज मैं विद सो मच सक्सेस इमीडिएटली बोल सकता हूँ कि हाँ ये नेजल है, उसमें कोई रिएक्शन ही नहीं है। हाँ ठीक है नेजल है, क्योंकि इतना हिट है। अब जब वो इनिशियली 5, 6, 7, 8 गाने आपके इतने बड़े हिट हो रहे हैं, उसके बाद उस वक्त जब किसी ने कहा नेजल है, तो फर्स्ट टाइम मैं ये कहना चाह रहा था कि बट ये हाई पिच है। मैंने उसको डिफेंड किया हाई पिच वॉइस को, जिसको आप नेजल कह रहे थे। उस वक्त वो नेजल में मैंने ये कह दिया कि आर डी बर्मन जी भी नेजल थे। उस बात पे आशा जी ने कहा कि नहीं इसको थप्पड़ मारना चाहिए। तो मैंने कहा कि आई एम सॉरी बिकॉज, बट वो डिफेंस मुझे नहीं करना चाहिए था, बल्कि उस वक्त अगर मैं ये कह देता हाँ ये नेजल है, और जैसे ही मैंने ये कहा कि हाँ ये नेजल है, बात ही खत्म हो गई। तो मुझे लगा कि वही बात खत्म कैसे हो गई। सो इट वाज अबाउट योर वर्ड अगेंस्ट माइन। और ये योर वर्ड अगेंस्ट माइन वाली बात जो है हमेशा होती है कि अगर कोई हम फिल्म भी देखते हैं ओपिनियन, तो मैंने ये रियलाइज किया है कि अगर चल रही है गाड़ी तो आप कभी एक्सेप्ट भी कर लो, बट उस वक्त इट वाज लिटिल, मेरे लिए ये था कि फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो कहीं ना कहीं वो इरिटेशन क्यों आ गया आई डोंट नो। फर्स्ट टाइम था कि लोग इतना हिट है, उसके बाद और मैं बोल रहा हूँ हाई पिच है, तो वो बोल रहे नेजल है। हाई पिच है नेजल है, हाई पिच है। मैं जितना हाई पिच बोल रहा हूँ उतना वो नेजल बोल रहे हैं, तो मैंने बोला वो नेजल है, खत्म। और उसके बाद किसी ने कुछ उसके बाद देखिए आप, कोई ऐसी कंट्रोवर्सी हुई नहीं, बिकॉज लोगों ने हाँ बोल दिया कि ठीक है इसने अगर मान लिया है नेजल है। सो मुझे लगा कि योर वर्ड अगेंस्ट माइन इज समथिंग व्हिच आई थिंक कनेक्ट्स विद ह्यूमन साइकोलॉजी, और आई डोंट नो। बट हर साल एक कुछ ना कुछ कहीं था कि मैं ये भी प्लान आप करते थे कि ये साल का पीक तो मैंने अचीव कर लिया, अब अगले साल में इससे एक लेवल अप जाऊंगा, बिकॉज़ ये सब हो गए थे, गाने सुपर हिट हो रहे थे, एवरीथिंग वाज फाइन, एंड देन यू कम अप विद योर प्राइवेट एल्बम। नहीं देखिए मेरे लिए दीपिका पादुकोण को आपने वहां पे लॉन्च किया था, और वो गाने हाईएस्ट सेल्स इन वन ऑफ इंडियंस इंडिया में तो इट इज बिगेस्ट। कुछ बताइए उसके। देखिए वो गाने एक सीरियल के लिए बने थे जो मैं प्रोड्यूस करने वाला था। ओके। इन 2003 आई थिंक, 2003। एंड वो गाने कुछ समाओ वो सीरियल बनी नहीं, एंड आई वाज वेरी बिजी, और वो चैनल के साथ जमा नहीं, और कुछ चीज़ें ऐसी हुई मेरे लिए कि वो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि शायद सीरियल में वो लॉस्ट हो जाते वो गाने। आशिक बनाया जब बहुत हिट हो गया था, तो आई वाज क्लियर दैट ओके नाउ my personal album will be coming out and big videos will be coming out, and वो जो हर इंसान ने कभी ना कभी किसी न किसी से प्यार किया है, तो वो जो कॉन्सेप्ट था एक दर्द भरे, बेसिकली इट वाज काइंड ऑफ द कॉन्सेप्ट इज देवदास, कि भाई एक इंसान है हर लड़की उसे छोड़ देती है, तो वो जो दर्द का एहसास था विथ दो सॉन्ग्स, तो वो गाने कहीं पे भी फिल्म में नहीं जा सकते थे। वो मैं क्लियर था कि भाई ये हिमेश के जोन में करेक्ट जाएगा। एंड जब वो गाने डिज़ाइन हुए थे तो वो क्लियर था कि ये ब्लॉकबस्टर होंगे। सुरूर वर्ड बहुत नया था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है, बट एवरीथिंग वाज डिफरेंट इन दैट। मेरे लिए अगेन इट वाज टेकिंग आशिक बनाया, झलक दिखला जाए, आपकी कशिश टू द नेक्स्ट लेवल। एंड वो फर्स्ट डे से उसमें कभी कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था। सी ओ हुजूर तेरा सुरूर, नाम है तेरा तेरा, ओ जानिया, आई लव यू यार, क्या वाज लाइक, उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि कभी कोई सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था उसमें। अगेन जैसे आज मीम्स बनते हैं बैडास रवि कुमार के, लेकिन पॉजिटिव मीम्स हैं, उसी तरह ओ हुजूर सुरूर की उस जमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मीम्स नहीं थे, बट क्या थे, आई थिंक वो जो बातें होते थे या जो में डालते रेफरेंसेस एड्स या कुछ कहीं ना कहीं मिमिक्री होती थी, बट पॉजिटिव होती थी। तो वो क्योंकि आशिक, झलक और आपकी कशिश इतने बड़े हो गए थे कि देन, और अक्सर के गाने भी, सो
वो उसकी पीक पे आया था. So वहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था, बट इट वाज, एंड वीडियोस बहुत बड़े थे, एंड वो कैप लुक ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका था. सो एवरीथिंग वाज पीकिंग, एंड मेरे लिए ऑलवेज एज अ कॉन्सेप्ट ये था कि जब सब कुछ बहुत हिट हो जाएगा तो उसके बाद उसका छोटा वर्जन मुझे नहीं करना, एंड दैट इज व्हेन आई डिसाइडेड टू टर्न एक्टर. तो इसके पहले मैं एक ब्रेक हाँ। लूंगा क्योंकि एक और इंटरव्यू मुझे आपका याद है. अच्छा, ओके. ये भी था लहरे के लिए, ओके. और आपको पूछा गया था कि ये एल्बम इतना हिट हो गया है, लोगों ने आपको बेसबॉल ये कैप में देखा है, आपने एक्टिंग की है, ऑल दिस थिंग, क्या आप फिल्मों में काम करेंगे? और मैंने कहा नहीं. ओके. तो ओके, आई टेल यू अगेन. जब मैंने ये ना बोला था ना, तो मेरे दिल में इट वाज मिक्स्ड. आई वाज नॉट वेरी श्योर कि मैं एक्टिंग करूंगा या मैं नहीं करूंगा. बट हुआ क्या कि 2-3 सालों में इतना ज़्यादा सक्सेस हो गया था, इतना ज़्यादा, जो नंबर्स थे वो नंबर्स टच करना इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीबॉडी. आई हैड टू शिफ्ट द अटेंशन टू समथिंग वेयर उस इमॉर्टल म्यूजिक को मैं नीचे न ले जाऊं. तो जैसे ही आई अनाउंस दैट आई एम टर्निंग एक्टर, मेरे लिए, मेरे माइंड में ये था कि एज एन आर्टिस्ट मैं जीरो से शुरू कर रहा हूँ. तो अगेन मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ जहाँ मेरी क्रिएटिविटी एब्सोल्युटली एक न्यू कमर की है, और मैं वहाँ पर बहुत मेहनत करूँगा. और आप मुझे जज कर भी लो कि अच्छा ये क्यों एक्टिंग कर रहा है, ये अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, बट मैं तो वहाँ न्यू कमर हूँ. लेकिन म्यूज़िक मेरा एक्सक्लूसिव हो जाता है, उस लेवल से नीचे नहीं जाता, बिकॉज फिल्मों में उसको वो जस्टिस मिलेगा एक्सक्लूसिव होके. और म्यूजिक आप देखें, वो सारी फ्लॉप फिल्में जो मैंने कहीं भी की होगी, लेकिन सुपर हिट रहा है म्यूजिक. तो वो मेरा क्लियर था कि अब अगर मैंने वो इतनी सक्सेस म्यूजिक में देखने के बाद वो ही कंटिन्यू किया, इट इज गोइंग टू गो डाउन. एंड दैट इज व्हाई आई हैड टू शिफ्ट द एंटायर अटेंशन, बिकॉज आप ऑटोमेटिक आपका रिएक्शन ये आएगा कि अब ये उससे अच्छा नहीं है. अभी तो आप देखिए, मेरा जो लास्ट उस वक्त का गाना बिफोर टर्निंग एक्टर अभी था, वो ब्लॉकबस्टर था, विच इज एक्चुअली नमस्ते लंदन. तो जहां नमस्ते लंदन भी हो गया, उसके बाद ही मैं हैव टर्न्ड एक्टर. सो आई न्यू दैट ओके, दिस इज पीकिंग. अब उसके ऊपर उसी वक्त जाना इज क्या, क्योंकि एक तो इतना ज्यादा वॉल्यूम था. सो अगेन दैट वाज अ बिजनेस स्ट्रेटजी, एंड आई हैड टू डू इट, अदरवाइज गड़बड़ी होती. तो वो माइंडसेट था कि आपका अटेंशन कहीं ना कहीं वहाँ ले आओ जहाँ पे आप, अगर मुझे मेरी एक्टिंग के लिए कुछ बोल रहे हैं तो मैं वहाँ एक रॉ न्यू कमर हूँ, लेकिन म्यूजिक इमॉर्टल हो जाता है. और वो हुआ. और उसके बाद जब आप इसके म्यूजिक को सुन रहे हो तो वो एक्सक्लूसिव भी है, अदरवाइज वहाँ उसके बाद 10 फिल्में और करना और ये करना जहाँ मैं नीचे जाऊँ. एंड नाउ आई हैव टू, आफ्टर Badass Ravi Kumar, I need Of to course. be again very exclusive and do the right roles. बट वो एक्सक्लूसिविटी की शुरुआत हुई थी, और आप अगर देखें तो तब से ही एक्सक्लूसिव जो भी स्टार्स थे जिन्होंने बहुत अचीव कर लिया था, दे स्टार्टेड बिकमिंग एक्सक्लूसिव, बिकॉज अदरवाइज it would just go down somewhere. So it was a strategy. But अगेन उस वक्त भी लोगों ने मीम्स, हंसी, हाँ, मजाक बिल्कुल. सब कुछ किया होगा. हाँ. एंड जिस दिन फिल्म रिलीज होती है, हाँ. 2 बड़ी फिल्मों के हाँ, साथ हाँ, होती है, हाँ, तो इमरान हाँ, हाशमी, हाँ, महेश हाँ, भट्ट हाँ. कॉम्बिनेशन आवारापन, हाँ. साथ में दियोल सा कमिंग, आप ही का म्यूजिक था हाँ. अपने में. हाँ. 2 फिल्में के हाँ. साथ ये फिल्म आती है, लोग बोले अरे क्या हाँ, कर रहा है हाँ, ये हाँ, बंदा, हाँ. पिक्चर तो डिजास्टर होगी. I was absolutely prepared कि भाई in the world of acting in my own zone I am a newcomer, और मुझे ऐसे जज नहीं किया जाएगा. बट लोगों ने किया, बिकॉज लोगों ने कंबाइन कर लिया कि एक्टर, कंपोजर, सिंगर वो एक स्टार की तरह देख रहे थे. मैं अपने माइंड में ये देख रहा था कि कंपोजर, सिंगर स्टार है, एक्टर न्यूकमर है. तो वो अब मेरे माइंड की बात है, लेकिन परसीव वैसे जब नहीं होता है, दैट इज द टाइम व्हेन आई डिसाइडेड कि ओ गॉड आई हैव टू वर्क रियली वेरी हार्ड. और वो धीरे धीरे इन टर्म्स ऑफ माय परफॉर्मेंसेस आई स्टार्टेड एंड working very hard, which actually showed in exposé. And Irfan भाई was very sure. जब उन्होंने स्क्रिप्ट लॉक की थी,
तो उन्होंने कहा था कि ये फिल्म, जब हमने शूट भी साथ में किया था, तो ही वॉज वेरी श्योर कि ये चलेगी ये पिक्चर। और वहाँ से एक्सपोजे से पूरा जो चेंज आया, तो कितनी बार एज एन आर्टिस्ट मेरे माइंड में अगर कुछ चल रहा है, बट बिकॉज आई एम द सेम पर्सन विद 4-5 डिफरेंट इमेजेस, कुछ चीज़ें उस मोमेंट पे नहीं ट्रांसलेट हो पाती। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। ओके, बट कर्ज की आप इतनी बार बात कर रहे हैं, हाँ। तो किशोर दा का गाना आपने रिक्रिएट किया था अपने अंदाज में, एक हसीना थी, काफी मजा आया होगा। हाँ, जस्ट फॉर पर्सनल फन। देखिए अगेन कर्ज के म्यूजिक को कोई भी दो वहाँ पे, हाँ, तंदूरी नाइट्स एंड इवन एक हसीना थी, पीपल लव दैट वर्जन। नेवर किसी ने ये नहीं कहा कि आपने क्यों किशोर दा का गाना किया, वहाँ पर कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था। बट अनफॉर्चुनेटली आई और सतीश जी, वी वर एक्सपेक्टिंग अगर कर्ज की रिलीज कुछ कम थिएटरों में होती तो इट वुड हैव कुछ बात अलग होती। But one of your very underrated performance was in radio. Yeah. I love that, and I think मन का रेडियो। बट सी रेडियो अगेन प्रॉब्लम वही है कि लोग उस पिक्चर की बहुत तारीफ करते हैं, बट वो क्योंकि बहुत ही आर्टिस्टिक थी और बहुत ही अलग टाइप की, टाइमिंग रॉन्ग अगेन कंप्लीटली यू नो टाइमिंग वाज के व्हाई, अगर आप हिमेश को वैसे क्यों देखना चाहोगे, अगेन इमेज। और वही चीज़ें इस दौर में हमने देखा है विद सनम तेरी कसम, सो मेनी फिल्म्स, अंदाज अपना अपना, हेरा फेरी 1, लम्हे, सिलसिला, आई मीन सो मेनी फिल्म से हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें जो उस वक्त एक माइंडसेट से एक्सेप्ट होती है, नहीं होती, बाद में एक्सेप्ट होती है, तो वो चीज़ें मेरे कई गानों में, कुछ परफॉर्मेंसेस में हुई है। एंड आई एम हैप्पी, बट आई थिंक उस वक्त वो टाइमिंग नहीं था कुछ चीज़ों का, जो आई यूज्ड टू ऑलवेज फील कि यार ये कुछ बैठा नहीं जहाँ पर, बट आई थिंक उससे एक जो प्लस पॉइंट था वो मोटिवेशन फॉर द नेक्स्ट इवेंट, एंड दैट वाज वेरी एक्साइटिंग, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक आर्टिस्ट एक्साइटेड है वो ग्रेट काम कर सकता है। जिस दिन एक्साइटमेंट गई, फिनिश कुछ भी कर। एक्साइटमेंट एंड ग्रेट काम में अगेन आपने जो नमस्ते लंदन की बात की, मैं जहाँ रहूँ, यू नो, आई थिंक सबका कोई एक, मुझे अब तक ऐसा मिला नहीं है जिसका ये गाना फेवरेट सॉन्ग की लिस्ट में नहीं हो, जबकि वो गाना हिमेश रेशम या ब्रांडिंग भी नहीं रखता है। हाँ, इट्स वेरी अनलाइक व्हाट यू हैव डन। डू यू हाउ डिड यू कंसीव दैट सॉन्ग? नहीं, वो यू नो जगजीत सिंह जी की आवाज से मैं बहुत इंस्पायर्ड था, सो I always felt that the low notes of Jagjit Sahab should be there, and then my touch with, so Himesh Reshammiya meets Jagjit Singh is मैं जान क्या बात, it's अभी हम अब जब सुनेंगे तो आप समझेंगे कि उसका basic, so when I make music it's always a concept, that what is the concept of the song, कि जगजीत साहब एंड हिमेश रेशमिया मीटिंग इज मैं जा रहा हूँ, एंड देन जावेद साहब के जो लिरिक्स थे, और वो जैसे वो पूरा बन गया, बट वो ये था कि वो दो रेंज में इतना डिफरेंस था कि एक किसी सिंगर का लेकर वो करना बहुत मुश्किल था। तो देन वी ट्राइड आउट, एंड बैकअप में भी उसमें दो हमने नाम नहीं दिया, बट देयर आर माय वॉइसेस, माय वोकल्स आल्सो देयर, सो बहुत इट इज quite a manipulated song in terms of its range, because physically singers में एक singer की ऐसी range ढूंढना थोड़ा सा difficult था। But what a song, and we have to thank you for that song. But thank you, sure. कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर चुपके इस दिल में तन्हाई पलती है, बस याद साथ है तेरी, याद साथ है तेरी, याद साथ है तेरी, याद
साथ है, मैं जहाँ रहूं, मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है। कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर चुपके इस दिल में तन्हाई पलती है। बस याद साथ है, तेरी याद साथ है, तेरी याद साथ है। Every song gives us goosebumps. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. बट मेरे पास बहुत सारे सवाल है हिमेश, बट आई हैव टू कट शॉर्ट, यू नो, क्योंकि कमल हसन साहब के बारे में भी मैं बात करना चाहूंगा कि आप साउथ में जाते हैं, यू आर वर्किंग विद कमल हसन सर, आपने धर्म जी की फिल्म की आपने, बट एक जो फिल्म जो थी वो आपका एक शायद ड्रीम था, एंड दैट इज वर्किंग फॉर अमित जी के लिए। हाँ, बोल बच्चन। हाँ, उनसे गवा भी दिया। ओ गॉड, वो तो कमाल ही था। अमित जी इतने बड़े लेजेंड हैं। आपको मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था, मेरा एक एल्बम था आपसे मौसीकी, जो बहुत ही मेरा, जो जैसे आप ये कहते हैं ना कि आपसे मौसीकी एक ऐसा एल्बम है, आप सुनिए आज, उसका टाइटल ट्रैक इज माय पर्सनल फेवरेट, एंड इट इज समथिंग व्हिच इज सो डिफरेंट एंड इट्स फैंटास्टिक, आई एम प्राउड ऑफ इट। उसमें एक गाना है मैनू कहने दे, जो बहुत चला, पर आपसे मौसीकी को जितना उसको ड्यू मिलना चाहिए था नहीं मिला। उसके एल्बम लॉन्च पे मैंने अमित जी को रिक्वेस्ट किया था कि आप आइए, और वो आ गए थे। एक मैसेज पे उन्होंने किया, एंड ही ब्लेस्ड मी। आई एम रियली ग्रेटफुल टू अमित जी। एंड वो एक ऐसे इंसान हैं जिनमें उनका नाम लेना, उनकी बातें करना, उनकी फिल्में देखना, उनके अंदाज को समझना, जैसे महानायक अगर उनको हम कहते हैं तो वो जेन्युइनली महानायक हैं। एंड एज अ ह्यूमन बीइंग, द वे ही इज, उनका पर्सोना, और बोल बचन में उन्होंने आई थिंक 15-20 मिनट में गा दिया था बस मैक्सिमम। तो वो, बिकॉज वो एक्चुअली ट्रेन्ड सिंगर है, वो इज नॉट जस्ट, ही नोज एवरीथिंग, सो वो अपनी कला को इतनी ब्लेस्ड है। एंड रोहित जी एंड साजिद फराज, सबका बहुत कंट्रीब्यूशन है उस गाने में। एंड वो गाने का बनना, उस गाने का जिस तरह से मेरे लिए ब्लेसिंग है कि बच्चन साहब ने गाया। एंड उसी में अगेन एक और एक्सपेरिमेंट था कि मिड रेंज में मैंने जो मन का रेडियो में जिस रेंज में गाया था वो एक सेक्शन को पसंद आया था, पर चलाओ ना नैनो से बांध रहे मैंने मिड रेंज में ही गाया था, एंड दैट वाज समथिंग व्हिच वर्कड। और वहाँ से अलग टाइप की सिंगिंग में भी कहीं ना कहीं लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करना मुझे शुरू कर दिया था, चलाओ ना नैनो से बांध रहे। तो आई एम वेरी हैप्पी कि उस फिल्म में बहुत सक्सेस मिली, पिक्चर भी चली, लेकिन बच्चन साहब के साथ काम करने को। बट जो एल्बम की आपने बात की, उसके जो गाने थे उससे मैं फिल्म को कंपेयर करूंगा, क्योंकि वो एक फील आई थी मुझे सनम तेरी कसम। हाँ, वो पूरी की पूरी सेम। हाँ, उसी वक्त वो अंदाज वो मूड में ही हुआ। एंड मुझे ऑलवेज लगता है कि आपसे मौसीकी को अगर लोग वैसे सुनेंगे तो वो समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। सनम तेरी कसम तो म्यूजिक उस वक्त एक्चुअली सुपर हिट ही था, बहुत ज़्यादा चला था, लेकिन विथ टाइम वो बहुत बड़ा बनते गया, विच इज़ वॉट वी हैड एक्सपेक्टेड। एंड राधिका मेनन ने उसको शूट भी बहुत अच्छी तरीके से किया था, दीपक मुकुट जी ने बहुत पैशनेटली उसको प्रोड्यूस किया था फिल्म को, बट उस वक्त उसको वो ड्यू नहीं मिला जो री रिलीज में मिला।
एज आई सेड बहुत सारे सवाल है, मैं बहुत कुछ स्किप कर रहा हूँ, बट ये सवाल मुझे पूछना पड़ेगा कि सोनिया, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वो यहाँ आएगी बट नहीं आई है, तो ये जो आपका बेंजामिन बटन वाला जो क्यूरियस केस है, ग्रोइंग यंगर एंड यंगर, कूलर एंड कूलर, उसके पीछे उसी का हाथ। हाँ बिल्कुल, बिकॉज जब मैंने ये अपनी स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा कि यार सोनिया 6 लाख सिंगर्स होंगे, 7 लाख म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं जो इतने लाखों होंगे आज, तो ये आगे के लिए बात है 19 साल पहले की। सो आई टोल्ड, हम ट्रैवल कर रहे थे अब्रॉड एंड शोज चल रहे थे, एंड मैंने उसको कहा, मैं बोला यार मैं एक्टर बन रहा हूँ यार, मुझे वहाँ बोल, तो हंसने लगी वो जोर जोर से, क्या हो गया, अच्छा सक्सेस ने दिमाग खराब कर दिया है, खत्म हो गया, वाओ फैंटास्टिक। तो ये मैंने बोला नहीं। तो उसके बाद जब मैं करता गया काम तो वो इंस्पायर करती गई, लेकिन एक पॉइंट पे उसने मुझसे कहा था कि सी इफ यू टर्निंग एक्टर विद योर परफॉर्मेंसेस यू विल हैव टू लुक अ सर्टेन वे, और तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सो उसने लुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ध्यान बहुत ज़्यादा शिफ्ट किया। उसके बाद खाना पीना ये वो जो कंट्रोल वो रखती है, एंड एक पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई in every possible way, in terms of your performance, in terms of your dialogue delivery, in terms of your looks, everything needs to be right. And वो चीज़ में उसका बहुत ज़्यादा हाथ है, बहुत स्ट्रिक्ट भी है, और मैं अब उसकी कोई भी बात नहीं मानता हूँ, ऐसा नहीं है, मान लेता हूँ नहीं, बिकॉज मान लेना चाहिए। आई रियली, मैं सारे हस्बैंड से ये बात कहना चाहता हूँ कि मान लो, बिकॉज आपके पास वक्त ज़्यादा होगा, क्योंकि अंत में अगर मुझे हारना ही है उसके सामने, तो मैं वो 2, 3, 5 घंटे में कितने गाने, कितनी फिल्में, कितने डिनर्स एंजॉय उसके साथ कर सकता हूँ, तो वो मैं डिस्कशन करूँगा 5 घंटे बाद, तो मैं हारूंगा ही। मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू चलने ही नहीं वाला, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हस्बैंड्स का पॉइंट ऑफ व्यू कभी भी चल सकता है किसी के सामने, और चलना भी नहीं चाहिए, बिकॉज उनका जो, और अगर वो एक डिस्कशन होती है, अगर मैं कह दूं तुम राइट हो, तो फिर क्या हो जाता है कि नेक्स्ट टॉपिक पे हम शिफ्ट कर देते हैं और हमारा बहुत मज़ेदार समय बीतता है। तो आई थिंक इट्स द वाइफ इज ऑलवेज राइट, तो मैं कह ही चुका हूँ, हमेशा ही बोलता हूँ, बट ये मैं कहता हूँ कि इवन बॉयफ्रेंड्स भी अगर अपनी गर्लफ्रेंड्स की सारी बातें मान लें, तो उनके पास बहुत उनका स्ट्रेस पूरा खत्म हो जाएगा, बिकॉज सब कुछ राइट, क्या फर्क पड़ जाएगा अगर मैं बोल दूं और दिल से मान के करता हूँ। अदरवाइज ये इंटरव्यू के बाद वो मुझे बोलेगी कि तुम दिल से नहीं मान रहे हो, तुम सिर्फ जबान से कह रहे हो। मैं कह रहा हूँ दिल से मान लो, अंदर अपने आप एक ऐसी कैप्सूल खा लो जिसमें वो बिलीफ सिस्टम आ जाए कि तुम जो बोल रही है, चाहे वो गलत है या सही, तू राइट है जाने मन, तू राइट है। डिस्कनेक्टिंग बात कर रहा हूं। So as I said, सवाल बहुत सारे, वक्त का तकाजा है। We out here with Eve. These guys have been to, कैसी लगी ये जगह? Fabulous place, and the vibe is fantastic and it was great. क्या मजेदार बातें हुई, और एक दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, and I'm going to work very hard, and for me the journey has just begun. जय माता दी, let's go. तो गाइस, या तो ऑप्शन है, जनरली हम लिसनर्स को भी मौका देते हैं कुछ सवाल पूछने के लिए। कैन वी एक दो? Please go ahead. Okay. Will you turn to direction now? Oh God, अगर मैं फिर नो बोलूँगा तो शायद मैं, I don't know, but at the moment सच कहूँ मैं, at the moment अभी तो definitely कुछ टाइम के लिए तो नहीं। मैंने अपने कुछ वीडियोस किए हैं जो शुरू 2021 एल्बम के हैं, and that really did very well. I mean billions of views on my label. So अपने म्यूजिक लेबल पे जो हमने बिलियंस ऑफ व्यूज लिए हैं, वो अगेन में इससे वो 5 बड़े गाने, मैंने तो 3 बड़े वीडियोस डायरेक्ट किए हैं, बट फिल्म डायरेक्ट करने का वक्त जो है वो फिर मुझे सारी चीज़ें फिलहाल छोड़ देनी पड़ेंगी, और वो फिलहाल देयर इज सो मच वर्क राइट नाउ that it will be difficult for me to leave. So अभी तो नहीं, लेकिन never say never. Never say never. 2 साल के बाद I am the star. Never say never. Hello Nishi, Hi. this is Shilpi. And I'm a yoga therapist. Okay. मैं लोगों को थेरेपी देती हूँ, बट आपके गानों से मैं थेरेपी लेती हूँ। अपनी क्लास के बाद आकर 2 घंटे आपके सॉन्ग सुनती हूँ, I get channelized. Thank you so much. So I just want to ask
कि ये गलत होगा क्वेश्चन बट जी। फिर भी मैं पूछूं जी जी प्लीज। कि अगर आप सिंगर कंपोजर नहीं बनते तो आप एक ऐसा क्या ऑप्शन अपनी लाइफ में लेके चल रहे थे कि मैं ये नहीं कर पाया तो ये जरूर, क्योंकि हम लोग पैरेलली कुछ ना कुछ सोच के चलते हैं, तो आप क्या बनना चाह रहे थे? फिल्मों में ही आता। अब फिल्मों में कुछ ना कुछ आई थिंक एज बट आई स्टार्टेड दैट्स व्हाई एज अ प्रोड्यूसर बिकॉज यू नो मुझे अपनी तरीके से काम करने में आई फील मोर कंफर्टेबल, सो आई वाज रेडी विद अ लॉट ऑफ मटेरियल व्हिच आई एम रेडी राइट नाउ आल्सो। तो उस वक्त जब तक वो म्यूजिक का वक्त नहीं आया जो सलमान भाई के जरिए आया, आई हैड थॉट दैट मैं प्रोडक्शन ही करूँगा, सो मैं प्रोड्यूसर ही बनता या मैं कोई भी फिल्म रिलेटेड डिपार्टमेंट में होता। अब क्या होता मुझे मालूम नहीं, बट डेफिनेटली फिल्म इंडस्ट्री में होता। ग्रेट, तो अभी आप डायरेक्शन में जाएंगे? डायरेक्शन नेवर से नेवर, बट एट द मोमेंट तो मुझे नहीं लगता है, कुछ पलों के लिए, लेकिन जब भी मैंने ऐसा कहा है तो फिर हो जाता है, तो बट अभी तो फिलहाल नहीं, कुछ सालों। अच्छी बात है, आई एम ऑलवेज रेडी। थैंक यू सो मच, थैंक यू रेडियो नशा फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। Hello, Hitesh. Hi, Hi. this is Supriya. Hi. I am also a singer Okay. and an entrepreneur. Okay. So, my question to you is कि आप अगर if you could time travel and get back to the era 50s, the golden era, or 80s जो जिसको फेस Yeah. था, तो ऐसा कौन सा legendary artist है जिसके साथ आप collaborate करना चाहेंगे and what kind of song would you want to create? R.D. Burman जी definitely. Wow. And नासिर हुसैन साहब का जो म्यूजिक होता था, बिकॉज जो ज़माने को दिखाना है, हम किसी से कम नहीं है, Yes. सनम तेरी कसम, द ओरिजिनल कमल हसन, Yes. सनम, दैट म्यूजिक अगर आप देखें तो R.D. बर्मन जी जैसा जो म्यूजिक, जो कॉर्ड प्रोग्रेशन वो करते थे और जो अनएक्सपेक्टेड नेक्स्ट फ्रेज उनका होता था, अगर एक फ्रेज उन्होंने शुरू किया है, नेक्स्ट फ्रेज क्या होता था, वो एज अ कंपोजर मैं सारे कंपोजर्स को जब समझने की कोशिश करता हूँ, उनसे कुछ कुछ इंस्पायर हम रोज होते हैं, लेकिन R.D. बर्मन जी की जो अनकन्वेंशनल फ्रेजेस हैं उनको समझने में बार बार समझने के बाद भी फिर से सुनते हैं तो कुछ नई चीज समझ में आती है। That is something which fascinates me, and definitely I would have loved to, if I could time travel, I would have loved to collaborate with R.D. Burman ji. Wow, thank you so much. Radio Nasha.